नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी बीच में जाए इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आप सभी को पता है आज है 2023 का पहला दिन। आज से ईस्वी नववर्ष चालू हो चुका है। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, एक बात सदैव याद रखिए, इस बार सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है, आपके लक्ष्य वही रहना चाहिए, आपकी पढ़ाई उसी गति से अच्छे से रहना चाहिए। आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आप अपनी गलतियों को अवश्य सुधारिए। आपकी जितनी गलती आप समझ पा रहे हैं उनको सुधारिए और एक नई शुरुआत तो नहीं, उसी को आगे लेकर एक नए तरीके से उसको एक अच्छी सी शुरुआत दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। भारत सरकार ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है ना। मतलब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी नियुक्त किया है। मौजूदा जो सतर्कता आयुक्त थे सुरेश एन पटेल, इनका 24 दिसंबर 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ। अब इनकी जगह ली है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने कार्यवाहक आयुक्त के रूप में, है ना। कार्यवाहक है ये, जल्द ही कोई दूसरा आएगा या तो ये बने रहेंगे, जैसा भी होगा आगे हम बता देंगे। सतर्कता आयोग के बारे में आपका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विजिलेंस इसको कहते हैं, सतर्कता को इंग्लिश में, है ना, आपने सुना होगा। इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में होगा ट्रिपल टेस्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर ट्रिपल टेस्ट करने वाली है। इसमें सरकार को 3 कार्यों को पूरा करना होगा, अर्थात स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की प्रकृति की कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना, जो कि हो चुका है। आयोग की सिफारिशों के बाद स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण प्रदान करना, वो यही आयोग करने वाला है ना। और एक और है, देखिए, वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण को कुल सीटों के 50% तक सुनिश्चित करना, है ना। मतलब ये पूरा जो है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में स्पेशल एक आरक्षण देने और उनके लिए ही, उनको बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है ट्रिपल टेस्ट का। आइए आगे बढ़ते हैं। हर साल 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपना स्थापना दिवस मनाती है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और इस जो पहला इनका अधिवेशन था, इसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी भी मानी क्या जाती है ही। इसके बारे में आपका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई अधिवेशन तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, है ना। और इसके बारे में आप पढ़ना चाहें, बाकी और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जनसंघ थी पहले, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में नीम के पेड़ों में पाई गई है डाईबैक रोग। देखिए, वहाँ पे एक डाईबैक रोग पाया गया है नीम के पेड़ों में, विशेषकर नीम के पेड़ों में। डाईबैक रोग क्या होता है? शीर्षारंभी क्षय रोग है ये। सभी उम्र के नीम के पेड़ों की पत्तियों, टहनियों और फूलों को ये प्रभावित करता है। ये गंभीर रूप से संक्रमित पेड़ों में फलों के उत्पादन में लगभग 100% की कमी का कारण भी बनता है। देखिए, अभी जानवरों में हमने देखा, गायों में लंपी वायरस, है ना, इंसानों में कोरोना वायरस, और अब हमको पेड़ों में दिखाया जा रहा है डाईबैक। ये एक रोग है ना, क्षय रोग है। वो भी किसके लिए? जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हैं, है ना, पेड़ को ही मान के चलिए, पेड़ पौधे हैं, उनमें ये होता है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि यदि पेड़ बड़ा है या छोटा है, सभी उम्र के नीम के पेड़ों के लिए ये होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका की एम्परर पेंगुइन 2100 अर्थात अभी चल रहा है 2022, आप लगा सकते हैं अनुमान, 2100 तक विलुप्त हो सकती है। करीब 80 सालों बाद ये विलुप्त हो सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। ये अपने प्रजनन के लिए बर्फ पर निर्भर होती हैं और आप सभी जानते हैं धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण
अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती जा रही है। देखिए जब वहाँ से बर्फ पिघलती जाएगी, एक ऐसा अनुमान है 2100 तक, हो सकता है मैंने थोड़ा देखा कि इससे पहले भी हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वाकई में एक बहुत ही बड़े टॉपिक हैं। इनके बारे में आप सभी का पढ़ना सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं, एक नागरिक नहीं, आप एक मनुष्य मानव की दृष्टि से इसको पढ़िए कि आप इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, आप अपना बोझ इस पृथ्वी पर दे रहे हैं और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इसके बारे में कभी भी डिस्कशन हो, कभी भी कोई आपको क्वेरी हो, आप बेझिझक इसके बारे में तो कभी भी पूछ सकते हैं और मैं इसके बारे में रिप्लाई भी जल्दी से जल्दी देता हूँ। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। ईसी अर्थात इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने प्रवासियों को दूरस्थ रूप से मतदान करने के लिए रिमोट वोटिंग प्रक्रिया शुरू की। अब देखिए रिमोट वोटिंग प्रक्रिया, एक कीवर्ड आप लेके चलिए, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं अलग अलग, है ना, ट्रिपल टेस्ट है जैसे, और अब ये है चुनाव आयोग घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रयोग करने के लिए तैयार है ताकि उन्हें मतदान करने के लिए अपने गृह राज्यों की यात्रा ना करनी पड़े। मतलब वो जहाँ पे हैं, जो प्रवासी हैं, भारत में ही रह रहे हैं, अगर उनके राज्य में चुनाव है तो मतलब वो उनको अपने गृह राज्य दोबारा ना जाना पड़े, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा देखने मिला है और नहीं जाते हैं लोग तो उसके बाद परेशानी होती है ना, तो और वो भी है। तो चलिए अच्छी बात है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेतन्याहू आपने नाम अवश्य ही सुना होगा। इन्होंने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेतन्याहू जो पहले से ही इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनको 120 सदस्यीय नेसेट इजरायली संसद का नाम है। इसमें से 63 सांसदों का समर्थन मिला और इन्होंने एक बार फिर तीन सांसद इसमें ज़्यादा थे, है ना, 50-50 हो जाता, 50-50 भी नहीं, है ना, माफ़ करिएगा। तो देखिए ये हो जाता। उसके बाद इन्होंने एक बार फिर से गवर्नमेंट फॉर्म की है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो खदान होती है उसको खान बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है ना। कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं और इस वित्तीय वर्ष में बोला जा रहा है 2 और इको पार्क बनाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इससे आप समझ सकते हैं आसानी से कोयला मंत्रालय खान पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। खदान पर्यटन, इसके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा, ये क्या है। इको पार्क हैं तो क्या होगा इन इको पार्क्स में, है ना, इसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। शायद आपको ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि अलग अलग रहता है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।